जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। चलिए, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए वीडियोस के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रोफेसर निहाल अहमद, और आज का मेरा जो विषय है वह जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट ज्योग्राफी के तहत टॉपिक के वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग ने देखा है विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती रहती हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन ये घटनाएं क्यों होती हैं? हमारी पृथ्वी समय समय पे आग क्यों उगलती है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि अब तक हम यही जानते थे या जानते हैं कि जमीन के अंदर, पृथ्वी के नीचे पानी ही पानी है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, वह अंडरग्राउंड वाटर केवल 500 मीटर्स की गहराई तक ही उपस्थित है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है वह 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। आइए हम लोग देखते हैं, विषय वस्तु पर आते हैं। ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक इरप्शंस क्यों होता है? ये घटनाएं अचानक क्यों हो जाती हैं? इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वह कई कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई है। हमारी पृथ्वी कई संकेंद्रीय पेटियों से, वलय से बनी हुई है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, और उसी टेम्परेचर के बढ़ने के कारण बेइंतहा वृद्धि होने के कारण अंदर से वह मैग्मा के रूप में विस्फोटित होता है और वह लावा धरातल के ऊपर आता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। ये हमारी वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, यह हमारा ज्वालामुखी की घटनाएं हो रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो वास्तव में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ज्वालामुखी की क्रियाएं होती क्यों हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है, यह हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी 3 संकेंद्रीय पेटियों से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो क्रस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, यह जो हमारा क्रस्ट है, यह वास्तव में प्लेट से मिलकर बना। यानी यह हमारा क्रस्ट एकीकृत न होकर बल्कि कई टुकड़ों में विभाजित है, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। और इसी टुकड़े को प्लेट्स कहते हैं। यानी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, जिसको भूपटल कहते हैं, यह वास्तव में अत्यंत कठोर है, दृढ़ है और प्राचीनतम है, यानी ओल्डेस्ट है। इसी लेयर्स का नाम है प्लेट। यानी इस क्रस्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं प्लेट या प्लेट। अब चूंकि डेंसिटी के आधार पर प्लेटों के 3 प्रकार हैं,
डेंसिटी के आधार पर कितने प्रकार है प्लेटों के? 3 प्रकार हैं। एक प्लेट का नाम है कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरे का नाम है मेरीन प्लेट और तीसरे का नाम है कॉन्टिनेंटल कम मेरीन प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, दूसरे को कहते हैं महासागरीय प्लेट और तीसरे को कहते हैं महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। ये 3 तरह की प्लेटें हैं। अब चूंकि यह जो महाद्वीपीय प्लेट है इसकी डेंसिटी 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि महासागरीय प्लेट है इसकी डेंसिटी है 2.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और महाद्वीपीय सह महासागरीय इसकी डेंसिटी है 2.65 से 2.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब वास्तव में ये जो भी प्लेट है तो ये अपने से अधिक घनत्व के एक ऐसा लेयर है जिस लेयर को कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। यानी ये सभी जो लेयर्स हैं ये सभी प्लेटें अपने से अधिक घनत्व के एक ऐसे लेयर पर अवस्थित है जिसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। यानी यह जो है आप देख रहे हैं यह एस्थेनोस्फेयर है और यह एस्थेनोस्फेयर वास्तव में पिघली हुई प्लास्टिक की अवस्था में है। यह एस्थेनोस्फेयर किस अवस्था में है माय डियर स्टूडेंट्स? ये पिघली हुई प्लास्टिक की अवस्था में है और इसकी डेंसिटी है 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसी एस्थेनोस्फेयर पर मैंने नाम इसका क्या बताया? इसका नाम मैंने बताया एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, इसी एस्थेनोस्फेयर पे ये सभी प्लेटें अवस्थित है और जैसे ही कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क डाउन करता है, वर्क करता है, उस स्थिति में ये प्लेटें अपनी जगह से खिसक जाती हैं, सरक जाती हैं और उसी कंडीशन में, सरकने के कंडीशन में, उनमें संचलन होने के कंडीशन में कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती है जो अचानक होती है, सडनली होती है। वैसी घटनाओं में भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह वगैरह शामिल है। अब चूंकि ये जो भी एक्टिविटीज हो रही है तो अब कैसे हो रही है, अब आइए हम लोग स्टेप टू स्टेप देखते हैं। अब चूंकि ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों को हमने क्या किया, इन प्लेटों को हमने देखा। अब ये देखिए यह प्लेट है और वास्तव में यह प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ये 2 तरह की प्लेटें हैं और हम लोग की स्थिति कहां पर है? हम लोग धरातल से ऊपर रहते हैं, यानी पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं। अब चूंकि मैंने अभी कहा कि ये जो प्लेटें हैं किस पर अवस्थित है, देखिए यह जो प्लेट है एस्थेनोस्फेयर पर अवस्थित है। ये देखिए ये एस्थेनोस्फेयर है और इसी पर यह अवस्थित है और एस्थेनोस्फेयर ठीक वैसा होता है जैसे पिघली हुई प्लास्टिक होती है जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया था। इस एस्थेनोस्फेयर पर मैंने बताया इसकी डेंसिटी, सपोज मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट है, इसकी डेंसिटी है 2.65 और इसकी भी डेंसिटी है 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और मैंने बताया था पिछले क्लास में
कि जैसे जैसे धरातल से नीचे जाते हैं, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। यानी प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और जब हम लोग 500 किलोमीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो एक अनुमान के अनुसार वहां का टेम्परेचर बढ़कर हो जाता है 1700 डिग्री सेल्सियस। यानी जब हम लोग जमीन के नीचे जाते हैं तो यहां का टेम्परेचर बढ़कर हो जाता है 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग ग्रेनाइट देखते हैं, जिस पत्थर को हम लोग देखते हैं, जिस स्टोन को देखते हैं, जिस गिट्टी को देखते हैं, जिससे घरों की ढलाई होती है, जिसको छर्री कहते हैं, उस ग्रेनाइट स्टोन को अगर आप 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगा, पिघलकर उबलने लगेगा, खोलने लगेगा। यानी 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई चट्टान पिघलकर उबलने लगती है, खोलने लगती है। तो सोचिए कि यहां का टेम्परेचर है कितना डिग्री सेल्सियस? यहां का टेम्परेचर है 1700 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है कि यहां की जो भी रॉक्स है, जो भी चट्टान है, वे सब के सब उबल रही हैं, खोल रही हैं। उस स्थिति में यहां से एक प्रेशर ऊपर की ओर उठने लगता, यानी यहां से पिघला हुआ जो चट्टान है वह संवहनीय तरंग के रूप में, इसका नाम है कन्वेक्शनल करंट, इसका नाम है संवहनीय तरंग। ये संवहनीय तरंग के रूप में नीचे से ऊपर की ओर उठती है और वास्तव में जहां से उठ रही है इसी का नाम है मैग्मा चेंबर। इसी का नाम क्या है? मैग्मा चेंबर नाम। इस मैग्मा चेंबर से यह मैग्मा ऊपर की ओर उठ रही है और जोर से यहां पर इसने धक्का दिया। अब चूंकि जैसे यहां इसने धक्का दिया, उस कंडीशन में यह इस धरातल को तोड़कर और यह मैग्मा नीचे से, यानी वो ऊपर की ओर लावा के रूप में, ऊपर की ओर किस रूप में माय डियर? ऊपर की ओर लावा के रूप में यह उसका इरप्शंस होना शुरू हो गया। यानी यह जो है इसका इरप्शन होना ये शुरू हो गया। ये देखिए, यह जो है अंदर से यह मैग्मा लावा के रूप में ऊपर निकलना शुरू हो गया। अब इसी एक्टिविटीज को वोल्केनिक इरप्शंस कहा जाता। यह जो एक्टिविटीज हो रही है वास्तव में यही एक्टिविटीज कहलाती है वोल्केनिक इरप्शंस, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट। जब जमीन के नीचे से मैग्मा इतना गर्म हो जाता है, इतना तप्त हो जाता है, उस दौरान इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि वह प्रेशर संवहनीय तरंगों के रूप में नीचे से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर आने के बाद इस पृथ्वी का जो प्लेट है, इस प्लेट को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ऊपर आता है और इसी घटना को वोल्केनिक इरप्शंस कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं तो ठीक उसी एक्टिविटीज के कारण हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहां आप देखिए कि यही क्या है, यही मैंने कहा कि ये प्लेट है, ये प्लेट है और नीचे मैंने बताया था कि यहां पर क्या है, यह मैग्मा चेंबर है नीचे। अब चूंकि यहीं से यह वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में यहां से यह
वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में यह क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, और यही ऊपर की ओर आने के बाद इस तरह से अंदर का जो ज्वाला है वह बाहर निकलता। अब जिस दौरान ज्वालामुखी की क्रियाएं हो रही हैं तो जहां से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है उसको मैग्मा चेंबर कहते हैं, और जिस रास्ते से होकर, जाहिर सी बात है कि यह इसका जो है रास्ता है, तो जिस रास्ते से होकर वोल्केनिक इरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं उसको वेंट कहते हैं, यानी यह जो है इसका नाम है वेंट यानी निकास मार्ग। यह इसका वेंट है यानी निकास मार्ग है, जिससे होकर वह मैग्मा लावा के रूप में बाहर की ओर निकल रही है। अब माय डियर स्टूडेंट, जिस दौरान वोल्केनिक इरप्शंस की एक्टिविटीज होती है उस दौरान सबसे ज्यादा वाटर वेपर बाहर की ओर निकलता है, वाष्प निकलता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब वोल्केनिक इरप्शंस की घटनाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी चीजें बाहर निकलती है, तो उस दौरान सबसे ज्यादा वाष्प निकलता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की गैसों में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उसके बाद रेडॉन गैस निकलती है। यानी रेडॉन एकमात्र ऐसी निष्क्रिय गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, बल्कि इसी वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान वह जमीन के अंदर से बाहर की ओर निकलती है। अब चूंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं तो क्या हमेशा होती हैं, तो नहीं, ये हमेशा नहीं होती हैं, बहुत दिनों तक बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में होती हैं। कई बार ऐसी भी ज्वालामुखी होती है जो डेड हो जाती है। इस आधार पर ज्वालामुखी को हम लोग 3 प्रकारों में बांटते हैं, 3 टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं एक्टिव वोल्केनोस यानी जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी है जिससे होकर समय समय पर वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता है। जैसे अब भूमध्य सागर में देखेंगे तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, वह मेडिटेरेनियन सी में है। आप देख सकते हैं कि वास्तव में ये देखिए, ये हमारे पृथ्वी के धरातल पर जो भी प्लेट्स हैं उन प्लेटों के डिस्ट्रीब्यूशन को इसमें दिखलाया गया है। जैसे यह पैसिफिक प्लेट है, आपने यहां पर देखा, यह जो पोर्शन है ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट्स है, यह आपको साउथ अमेरिकी प्लेट्स है, यह आपको अफ्रीकी प्लेट है, यह आपको यूरेशियन प्लेट है, यहां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहां नीचे अंटार्कटिका प्लेट है, और इसमें कुछ छोटे प्लेट्स भी हैं। जैसे आपने देखा ये नाज़का प्लेट, जैसे आपने देखा ये कैरेबियन प्लेट, जैसे आपने देखा यहाँ कोकोस प्लेट, जैसे आपने यहाँ पर देखा ये अरबियन प्लेट, उसी तरीका से आपने यहाँ पर देखा फिलीपींस प्लेट। तो ये छोटे प्लेट्स हैं, यानी नंबर ऑफ माइनर प्लेट्स आर 6, यानी छोटे प्लेटों की कुल संख्या 6 है, जबकि जो मेजर प्लेट्स हैं उनकी संख्या 7 है, जिसमें प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट, ये मेजर प्लेट्स हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। अब चूंकि जहां 2 प्लेटें आपस में मिलती हैं उन प्लेटों का वह सीमा और सीमांत क्षेत्र कहलाता है, वास्तव में वही टेक्टोनिक रीजन कहलाता है। तो चूंकि आपने देखा कि यह जो पैसिफिक प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकी और साउथ अमेरिकी प्लेट है, तो वास्तव में यह जो आप देख रहे हैं कि यह जो इस तरह की क्षेत्र है, वास्तव में ये और ये आप देखिएगा ऐसे, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, यानी प्रशांत महासागर के जो परिधीय क्षेत्र है, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगातार वोल्केनिक इरप्शंस की घटनाएं होती रहती हैं। अब चूंकि यही प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो टकराने के दौरान ट्रेंच का निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है। प्लेटों के टकराने के दौरान
आपको फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, लेकिन जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं, अलग होती हैं, वहां पर मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमें विभिन्न प्लेटों के मध्य यह देखने को मिलता। उसी तरीका से अभी मैंने कहा कि यहां पर ये अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और इसी भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। उस ज्वालामुखी से थोड़े थोड़े अंतराल पर मैग्मा का विस्फोट होता रहता है, जिसके कारण से उसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब चूंकि आप देखेंगे कि यही हमारा क्या है, ये क्रस्ट है यानी प्लेट है, और मैंने आपको क्या बताया, जमीन के नीचे, धरातल के नीचे टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका है कि अंदर की सभी चट्टानें पिघल चुकी हैं, उबल रही हैं, और उसके उबलने के दौरान, खोलने के दौरान इस तरह से एक वेव ऊपर की ओर, एक लहर ऊपर की ओर उठ रही है। वास्तव में यही कन्वेक्शनल करंट कहलाती है। और आप इस फिगर में जो देख रहे हैं रेड कलर का, वास्तव में ये मैग्मा चेंबर है, और ये मेंटल में पाया जाता है, और ये ऊपर उठने वाली तरंगों को राइजिंग मैग्मा कहते हैं, क्योंकि मैग्मा इसी के सहारे नीचे से ऊपर की ओर उठता। तो माय डियर स्टूडेंट, एक तो मैंने कहा इस तरह की एक्टिविटी जब जहां बार बार होती है, वोल्केनिक इरप्शंस बार बार होते हैं, तो वह ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनोस कहलाती है। लेकिन कई ज्वालामुखी बहुत दिनों तक ठंडी पड़ जाती हैं, इरप्शंस नहीं होता है, उसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी। जैसा कि बहुत ऐसी ज्वालामुखियां हैं जो 100 साल पहले उनका विस्फोट हुआ, अभी नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में विस्फोटित होने की पूरी संभावना है। और तीसरा जो ज्वालामुखी है जिसको कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस यानी मृत ज्वालामुखी, जैसे बहुत पहले उनका इरप्शंस हुआ था, लेकिन अब भविष्य में उन्हें दोबारा विस्फोटित होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे ईरान का देमबंद ज्वालामुखी, कोह सुल्तान ज्वालामुखी, म्यांमार में चले जाएंगे तो वहां पर आपको ज्वालामुखी जिसका नाम है पोपा ज्वालामुखी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से थोड़ी सी पूर्व में जाएंगे नारकोंडम ज्वालामुखी, तो वास्तव में वह मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इस तरह से कई ऐसे ज्वालामुखी हैं जो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट होता है तो वह फिर से जागृत ज्वालामुखी बन जाता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन ज्वालामुखियों का वितरण कहां कहां पर है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आज बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।